तो राहुल गांधी को यह फैसला लेना है कि वो रायबरेली सीट छोड़ेंगे या वायनाड सीट छोड़ेंगे। और उन्होंने वायनाड में एक दिलचस्प ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं जो भी फैसला करूंगा उससे दोनों ही लोकसभा सीट की जनता खुश होगी। यानी कि अगर राहुल गांधी रायबरेली सीट छोड़ देते हैं और वायनाड सीट को बरकरार रखते हैं तो ऐसे में रायबरेली की जनता कैसे खुश रह सकती है? उसका जवाब सिर्फ एक है दोस्तों। थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहूंगा। रायबरेली सीट वो सीट है दोस्तों जहां से सोनिया गांधी सांसद रह चुकी हैं। रायबरेली सीट वो सीट है जहां पर इंदिरा गांधी भी सांसद थी। यानी कि रायबरेली सीट वो सीट है जहां की जनता ने गांधी परिवार के बड़े बड़े चेहरों पर विश्वास जतलाया है। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में थे तब उनके लिए सबसे ज्यादा मेहनत उनकी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने की थी। जी हां, सही सुना आपने। प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी से ज्यादा रैलीज और रोड शोज रायबरेली में की थी। प्रियंका गांधी वाड्रा की मेहनत का ही परिणाम था कि रायबरेली में राहुल गांधी को शानदार 4 लाख वोटों से जीत हासिल हुई थी, करीब 4 लाख वोटों से। यानी कि अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरती हैं तो रायबरेली की जनता नाराज नहीं होगी, उल्टा वो खुश ही होंगे। सुनिए सबसे पहले कि वायनाड में किस तरह से राहुल गांधी ने वो ऐलान किया था, सुनते हैं। I'd like to once again thank every single person in Wayanad for the love and affection that you have given me. And many people are speculating Wayanad or Raebareli. Everybody knows the answer to this question except myself. You know, in politics, everybody knows everything except the person who's doing it. So, don't worry. Both Raebareli and Wayanad will be very happy with my decision. Thank you. अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहूंगा दोस्तों। आपको याद है राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली जनता को धन्यवाद देने के लिए उन्होंने हाल ही में रैलीज की थी। तब राहुल गांधी ने एक बहुत दिलचस्प ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बमुश्किल 1.5 लाख वोटों से जीते थे, और वो भी तब जबकि कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। कांग्रेस ने बहुत बड़ी चुनौती नहीं पेश की थी। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि मैं अक्सर प्रियंका से कहता हूं कि अगर तुम बनारस से उतर जाती तो प्रधानमंत्री चुनाव हार जाते। अब राहुल गांधी के इस बयान को जोड़कर देखिए, राहुल गांधी के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो भी फैसला लेंगे रायबरेली और वायनाड की जनता दोनों खुश होगी। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ताना कसा था बनारस को लेकर। सुनते हैं। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। यानी कि इससे क्या साबित हो रहा है दोस्तों? इससे यह साबित हो रहा है कि राहुल को अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पर बेतहाशा विश्वास है, उनकी राजनीतिक क्षमताओं का। यह अपने आप में बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार चुनावी समर में मैदान में नहीं उतरी। यकीनन उन्होंने ढेरों रैलियां की, ढेरों रोड शोज किए और उसका असर भी दिखाई दिया। उनको लेकर जो क्रेज था वो सहारनपुर से लेकर बनारस से लेकर हर जगह दिखाई दिया। इनफैक्ट इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, ये बनारस में प्रियंका गांधी वाड्रा और डिंपल का रोड शो था। इस भीड़ को देखिए,
सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का ऐलान जनवरी में कर दिया होता, जनवरी में कर दिया होता, और इस भीड़ को देखिए आप, इस भीड़ को देखते रहिए, अगर यह ऐलान प्रियंका गांधी वाड्रा का जनवरी में कर दिया होता, तब क्या होता? क्या आप सोच सकते हैं कि बनारस के चुनावी नतीजों पर इसका क्या असर पड़ता? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर चुनाव सामान्य ढंग से होता तो यह भारतीय राजनीति में कितना बड़ा भूचाल ला सकती थी? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि बनारस में कम से कम 2 चरण तक प्रधानमंत्री 11,000 वोटों से पिछड़ रहे थे अजय राय से। इनफैक्ट मैंने भाजपा के एक कार्यकर्ता का इंटरव्यू देखा था, उसमें उसने यह दावा किया कि बनारस में प्रधानमंत्री हार रहे थे, फिर लाइट गुल हो गई और 4 बजे कुछ खेला हुआ और फिर हम सब ने परिणाम देखा। यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं, भाजपा का एक कार्यकर्ता कर रहा था। यानी कि अजय राय को भी जो हार मिली, वो हार सामान्य नहीं थी, उसके पीछे कई रहस्यों के घेरे थे। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं, मैं उस रहस्य में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर मैं सिर्फ तथ्यों पर बात करता हूं। आप देखिए किस तरह से भीड़ प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रतिक्रिया दे रही है। अब सोचिए अगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम का ऐलान जनवरी में कर दिया होता, तब आप कल्पना कीजिए दोस्तों, किस तरह की टक्कर प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती। और सोचिए अगर 4 जून को जब चुनावी नतीजों की घोषणा हुई थी, अगर प्रधानमंत्री बमुश्किल 10-12 हजार वोटों से जीतते, या उससे भी बड़ी बात अगर हार जाते, तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, भारतीय राजनीति में क्या भूचाल आता। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसी और सीट से भी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, यानी कि उनका लोकसभा में पहुंचना मुश्किल हो जाता। मगर बड़ा प्रश्न ये, जब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, तो क्या उन्हें अपने गिरबान में नहीं झांक कर देखना चाहिए? इससे यह पता चलता है राहुल गांधी कहीं ना कहीं इसके जरिए कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं क्यों। इससे यह पता चलता है कि प्लानिंग के तर्ज पर अब भी कांग्रेस बहुत पीछे है। यही सोच अगर भाजपा की होती तो उन्होंने प्लानिंग कर ली होती और प्रियंका गांधी वाड्रा को जनवरी में ही मैदान में उतार दिया होता, उनको लेकर माहौल बनाया जा रहा होता। कांग्रेस ने ऐसा किया ही नहीं। मैं समझ सकता हूं, मैं जानता हूं कि कांग्रेस के समर्थक क्या करेंगे कि भाई कांग्रेस अपनी चुनौतियों से जूझ रही थी, उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, उन पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, कई विपक्ष के नेता पहले ही जेल में जा रहे थे। यानी कि कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही थी, अपने आप को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रही थी। मगर दोस्तों, चुनावों में जो जीता वही सिकंदर, और वो फिल्म है ना जो जीता वही सिकंदर, वो भी यही संदेश देती है कि दूसरे नंबर पर कौन आया ये मायने नहीं रखता, जो जीता वही सिकंदर। बेशक जीत का आंकड़ा बहुत कम हो, यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, भविष्य के लिए एक सबक है कि आने वाले दिनों में आपको प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना होगा। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि इस वक्त राहुल गांधी का एक एक शब्द भाजपा को चुभ रहा है, एक एक शब्द। याद कीजिए, एनडीए के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के 12 साल पुराने बयान को याद कर रहे थे कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री का पन्ना फाड़ देते हैं। याद है कि नहीं आपको? सुनिए। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी हावी हैं, और राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ते प्रधानमंत्री पर ताना कसने के लिए। इनफैक्ट कल वायनाड में भी उन्होंने कहा कि मुझे जो भी फैसला लेना होगा कि मैं वायनाड से चुनाव लड़ूं या रायबरेली से, मुझे यह फैसला देश की जनता को सुनकर उठाना है, देश की गरीब जनता। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नहीं हूं जो कहते हैं मैं ईश्वर का दूत हूं, मैं जैविक नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं अपनी मां से नहीं जन्मा हूं, जो तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही थी। सुनिए किस तरह से राहुल गांधी ने अंग्रेजी में ताना मारा प्रधानमंत्री को, जिसका अनुवाद मैं पहले ही कर चुका हूं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नाउ आई हैव ए डायलेमा इन फ्रंट ऑफ मी। द क्वेश्चन इज, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I am a human being.
You know, you saw in the election, first the Prime Minister said 400 par. After that, 400 par disappeared and 300 par came. Right. After that, 300 par disappeared. And then he gave a speech where he said, I am not biological. He said, after my mother passed away, I realized that I am not a biological person. I don't take any decision. I have been put on this earth by Paramatma and he takes all the decisions. Modi ji has a strange Paramatma. His Paramatma makes him take all the decisions in favor of Adani and Ambani. Paramatma tells him, Narendra Modi ji, this morning you are going to give Bombay airport to Adani. Okay, now you gave Bombay, now you give Lucknow. Good, now you have given 7 airports. Now you give power plants. Okay, good, now you've done power plants. Now to help Adani with defense, you do Agniveer. But unfortunately, I do not have this luxury because I'm a human being and God does not order me. In fact, it is for me, it is much simpler. My God is the poor people of India. My God is the people of Wayanad. So for me, it's very easy. I just go talk to the people and my God tells me what to do. यानी कि कहने को कांग्रेस ये चुनाव हार गई है, मगर फिर भी अगर आप दोनों के चेहरों को देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, फर्क साफ दिखाई देता है। राहुल गांधी आत्मविश्वास से लबरेज हैं। प्रधानमंत्री लगातार ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे उनकी बौखलाहट सामने उभर कर आ रही है। एनडीए के संबोधन में भी उनका जो 50% भाषण था वो कांग्रेस पर केंद्रित था, विपक्ष पर केंद्रित था। और सबसे बड़ी बात, उनका अहंकार चूर चूर हो गया है। अब वो ये नहीं कहते मैं मोदी की गारंटी, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब नहीं कहते वो। अब वो कह रहे हैं सर्व पंथ संभाव। अब मोदी सरकार नहीं कहा जा रहा, अब एनडीए सरकार कहा जा रहा है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, अहंकार चकनाचूर हुआ है। एक दिलचस्प बात और है दोस्तों, राहुल गांधी हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह से जनता से अपना संपर्क स्थापित कर रहे हैं। अब वो वायनाड जा रहे थे और अचानक बीच में एक रेस्टोरेंट आता है। आप देखिए किस तरह से रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों, वहां के कुक्स, वहां के जो तमाम वेटर्स हैं, उनसे राहुल गांधी किस तरह से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। और ये सिर्फ वायनाड की मिसाल नहीं है, याद कीजिए लोकसभा चुनाव में भी, इससे पहले कर्नाटक के चुनाव में, जिस तरह से राहुल गांधी बस में चढ़ जाया करते थे या कभी ट्रेन में चढ़ जाया करते थे और लोगों से संपर्क स्थापित करते थे। आपको याद होगा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताना मारा था, अपने ही दोस्तों को फंसा दिया था, अंबानी और अडानी को, कि किस तरह से इन्होंने टेम्पो में जो है पैसा भर भर के काला धन दिया था राहुल गांधी को। राहुल गांधी टेम्पो पर चढ़ गए थे और जनता से संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया था। मगर मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें, वायनाड में किस तरह से जनता से वो संपर्क स्थापित कर रहे हैं। हेलो, कैसे हैं? क्या बना रहे हो आप? मैं कलकत्ता के कब आए यहाँ? मैं आया 1 साल हो गया। मैं जा रहा हूँ, परसों जा रहा हूँ। अच्छा, ले लो, उसको आने दो, आ जाओ। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इस राहुल गांधी का जवाब नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस राहुल गांधी का क्या करूं। इसीलिए उनकी बौखलाहट सामने उभर कर आ रही है। इसीलिए अब भी वो लोकसभा चुनाव प्रचार से बाहर नहीं निकले हैं। आपने देखा होगा एनडीए के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के तेवरों से ऐसा लग रहा था कि वो अब भी चुनावी भाषण ही दे रहे हैं। वो अब भी राहुल गांधी को ताना मार रहे थे, अब भी विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। प्रधानमंत्री उससे बाहर निकलिए। देश में बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। जम्मू के अंदर 3 बड़े आतंकवादी हमले हो गए, मगर प्रधानमंत्री उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो वृक्ष शासन कर रहे हैं, वो भी एनिमेशन के जरिए। अगर खुद कर रहे होते तो बात समझ आती। वो खुद भी नहीं कर रहे हैं, वो यहां पर एनिमेशन पेश कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मुद्दों से किस तरह से दूर हैं। यहां तक कि आरएसएस भी उन्हें नसीहत दे रही है कि भाई मणिपुर पर ध्यान दो, हालात वहां बद से बदतर हो रहे हैं। मगर
मजाल है साहब, प्रधानमंत्री उस पर कुछ भी कह दें। और यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री की बौखलाहट बढ़ रही है और राहुल गांधी उन्हें मुद्दों पर घेर रहे हैं। और रायबरेली में अगर प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरती हैं तो वो एक और मास्टर स्ट्रोक होगा राहुल का। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।